नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 9 से द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। जी बच्चों, बेहतरीन चैप्टर है, मज़ा आएगा आप लोगों को। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां यानी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। आज आपको बिस्मिल्लाह खां और शहनाई की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी जानने को मिलेगी। तो आइए सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में जानते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द ग्रेट शहनाई माइस्ट्रो। बच्चों, माइस्ट्रो का मतलब होता है उस्ताद। यदि आप किसी चीज़ में बहुत ही माहिर हैं ना, तो आप माइस्ट्रो हैं। तो कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महान शहनाई के उस्ताद एंड द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्तकर्ता ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का मतलब होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जी, और वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। तो लिखा हुआ है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द ग्रेट शहनाई माइस्ट्रो एंड द रिसिपिएंट ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। कहने का मतलब है कि शहनाई के उस्ताद और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के प्राप्तकर्ता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was born on 21st March 1916 in a well-known family of musicians in Bihar। well-known का मतलब होता है प्रख्यात, यानी शहनाई के उस्ताद और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के प्राप्तकर्ता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के एक प्रख्यात वेल नोन जाने माने फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस यानी म्यूजिशियंस के परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके परिवार के सभी लोग म्यूजिशियंस थे। जी बच्चों, इनके परिवार के सभी लोग म्यूजिशियंस थे। मैं बताना चाहूँगा कि भारत रत्न पुरस्कार जो है इनको 2001 में मिला था। जी, कब मिला था? 2001 में। यह प्रश्न 9वीं में पूछ सकता है, और शिक्षक बनने के लिए यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ भी यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग, आगे लिखा है बच्चों इन स्पाइट ऑफ हैविंग। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है पूरी दुनिया में, यानी पूरी दुनिया के यात्रा करने के बावजूद। जी, पूरी दुनिया की यात्रा करने के बावजूद ही वॉज एक्सीडिंगली फॉन्ड। एक्सीडिंगली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और फॉन्ड का मतलब होता है प्रिय। फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमरांव। बच्चों, पूरी दुनिया की यात्रा करने के बावजूद भी डुमरांव और बनारस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बहुत प्रिय स्थान थे। एंड दे रिमेन्ड फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये दोनों शहर रिमेंड मतलब रहे, बने रहे, फॉर द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अद्भुत, सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन शहर के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इन दो शहरों को मानते थे। कहने का मतलब है कि ये दो शहर जो थे ना, ये दो शहर इनके बहुत प्रिय थे, एक बनारस और दूसरा डुमरांव। और ये दो शहर इनके लिए दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन्स बने रहे जब तक ये जिए तब तक। बच्चों, डुमरांव जो इनका जन्म स्थान था और बनारस जो इनका ननिहाल था। आपके जीवन में भी बच्चों एक आपका घर और एक मामा का घर वंडरफुल प्लेस होता है ना, वैसे ही इनके लिए भी दोनों स्थान वंडरफुल प्लेस रहे। सुनिए, ही पास्ड अवे मतलब गुजर जाना, मृत्यु हो जाना। ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बच्चों, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस का मतलब होता है लंबी बीमारी, यानी लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हो गई। जी बच्चों, याद रखिएगा कि 21 तारीख को मार्च में जन्म हुआ था और 21 तारीख को ही अगस्त में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 21 मार्च 1916 में इनका जन्म हुआ था और 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की अवस्था में, याद रखेंगे, लंबी बीमारी के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। बच्चों, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। जब बच्चों इनकी मृत्यु हुई ना, ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, तो बच्चों राजकीय सम्मान के साथ इनकी अंत्येष्टि की गई, इनका अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड, घोषित कर दिया, 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है शोक, और इनकी मृत्यु पर बच्चों भारत सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी। जी बच्चों,
इनकी जब मृत्यु हुई 90 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद, तो राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया और भारत सरकार ने एक दिन की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। तो आइए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों लिखा कि एम्पेरर औरंगजेब, बच्चों सुने होंगे मुगलों का नाम। एम्पेरर औरंगजेब बैंड का मतलब होता है प्रतिबंध लगा दिया। द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी औरंगजेब ने एक वाद्य यंत्र के बजाने पे रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दी थी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र। कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस। बच्चों रॉयल रेजिडेंस का मतलब होता है राजभवन, राज दरबार, यानी राजा के दरबार में, राजा के भवन में, है ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थी जिसका नाम था पुंगी। पुंगी के बजाने पे एम्पेरर औरंगजेब ने, शहंशाह औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। अब क्यों लगाया था समझिए। फॉर का मतलब होता है क्योंकि इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड। जो श्रील का मतलब होता है कर्कश, जो कानों को अच्छा न लगे, और अनप्लीजेंट का मतलब होता है अरुचिकर, और साउंड मतलब आवाज़। क्योंकि पुंगी की जो आवाज़ थी ना वो बड़ा कर्कश थी और अनप्लीजेंट, अरुचिकर थी, वो आवाज़ कानों को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए पुंगी के वादन पे शाह औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। द पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। जो रीडेड जो होता है ना, रीड का मतलब होता है नरकट, ये एक पौधा होता है जिसकी वो बांसुरी बनती है, आप देखे होंगे बच्चों। तो लिखा है कि द पुंगी जो थी ना, बिकेम बन गई द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। नॉइज मेकर्स का मतलब होता है शोर मचाने वाला, यानी नरकट एक पौधा होता है, लंबा होता है, उसके अंदर खोखला होता है, बांसुरी बनती है बच्चों। तो रीडेड नॉइज मेकर के रूप में पुंगी जो थी ना, बिकेम द जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम का मतलब होता है प्रतिनिधिक नाम, यानी रीडेड नॉइज मेकर्स का प्रतिनिधिक नाम के रूप में पुंगी मशहूर हो गई। यानी जहाँ कहीं भी इस प्रकार की श्रील और अनप्लीजेंट साउंड होती थी ना, तो लोग कहते थे कि पुंगी है ना। तो पुंगी जो थी वो जेनेरिक नेम बन गई रीडेड नॉइज मेकर्स का। फ्यू हैड थॉट, फ्यू का मतलब होता है नहीं के बराबर लोग जी। फ्यू हैड थॉट यानी बहुत कम लोगों ने, यानी नहीं के बराबर लोगों ने सोचा था दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि एक दिन पुंगी फिर से रिवाइव होगी, यानी पुनर्जीवित होगी, यानी फिर से पुंगी का वादन एक नए रूप में शुरू होगा। बहुत कम लोगों ने यह सोचा था। ए बार्बर का मतलब बच्चों नाई, जिसको आप हजाम भी कहते हैं। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस जी बच्चों, पेशेवर म्यूजिशियंस एक परिवार था प्रोफेशनल म्यूजिशियंस का, ठीक है ना। तो ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, यानी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस परिवार का एक नाई था जी बच्चों, उसके परिवार के भी लोग प्रोफेशनली म्यूजिक बजाते थे। तो ए बार्बर यानी एक हजाम ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, परिवार का एक हजाम, हु हैड एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, टू द रॉयल पैलेस। बच्चों जिसकी पहुंच थी कहाँ, राज दरबार में। रॉयल पैलेस का मतलब होता है राज दरबार, यानी एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस परिवार का एक हजाम था जिसकी पहुंच थी औरंगजेब के दरबार में। बच्चों हजाम तो होते हैं ना, अक्सर बाल काटने के लिए आते जाते हैं, नाखून काटने के लिए आते जाते हैं, तो उनकी पहुंच हर जगह होती है। तो एक हजाम था जिसकी औरंगजेब के दरबार में भी क्या थी, एक्सेस थी, मतलब पहुंच थी। वो वहां पे बाल काटने, दाढ़ी बनाने और नाखून काटने के लिए आया जाया करता था। डिसाइडेड, उसी नाई ने डिसाइड किया, फैसला किया, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसी हजाम ने जो औरंगजेब के दरबार में आया जाया करता था, उसने फैसला किया, डिसाइड किया, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, पुंगी की जो कर्कश आवाज़ है, जो इसकी अरुचिकर आवाज़ है ना, उसको सुधारा जाए। यानी उसके आवाज़ को ठीक करने की, इम्प्रूव करने का फैसला उसी हजाम ने किया जो औरंगजेब के दरबार में आता था और जाता था। ही चोज अ पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम। हॉलो का मतलब होता है बच्चों खोखला, और स्टेम का मतलब होता है तना। उसने एक पाइप चुना, जैसे आप बांसुरी देखे हैं ना, तो अभी हॉलो होती है ना बांसुरी, वो खोखली होती है। तो कह रहा है कि ही चोज अ पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम, उसने एक पाइप का चयन किया, चुनाव किया जो खोखला था। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, और जिस पाइप का इसने चुनाव किया वह पाइप जो था ना, वह पुंगी से लॉन्गर, लंबा भी था, और ब्रॉडर, चौड़ा भी था बच्चों, और वो खोखला था।
एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस हजाम ने उस पाइप पे जो पुंगी से लॉन्गर भी था और ब्रॉडर भी था ना, उस पे 7 होल्स बना दिए, उस पे 7 छेद बना दिए। ठीक है बच्चों, जैसे आप भी बांसुरी बजाते हैं ना, उस पे भी होल्स होते हैं, तो उसी तरह से इसने भी उस पे होल्स बना दिया। When he played on it, जब उसी नाई ने उस नए इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया, बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स, उसमें जो होल्स 7 बने थे ना, तो कुछ होल्स को ये क्लोज करता और कुछ होल्स को ये ओपन करता, फिर ओपन को क्लोज करता और क्लोज को ओपन करते हुए इसने उस नए इंस्ट्रूमेंट को बजाया। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेर प्रोड्यूस्ड, तब जाकर के जब इसने नए उस पाइप को जो पुंगी से ब्रॉडर और लॉन्गर था, इस पे 7 होल्स बनाए, कुछ होल्स को ओपन करता, कुछ को क्लोज करके जब उसने बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस, तब उससे कर्णप्रिय, और मेलोडियस का मतलब सुरीली, उससे साउंड निकली, है ना। जब इसने उस नए इंस्ट्रूमेंट को बजाया, 7 छेद किए, कुछ को ओपन करता, कुछ को क्लोज करता, जब उसने बजाई ना, तो उससे कर्णप्रिय और सुरीली संगीत निकली, आवाज़ निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब होता है राजघराने के सदस्य, और इसने बच्चों राजघराने के सदस्यों के सामने उस नए इंस्ट्रूमेंट को, नए वाद्य यंत्र को क्या किया, प्ले किया, मतलब बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और राजघराने के जितने भी लोगों ने उस वाद्य यंत्र की सुरीली आवाज़ को सुनी, सब लोग इम्प्रेस्ड, सब लोग बहुत प्रभावित हुए, और सब ने कहा वाह वाह, कितनी सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड है। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, अब जो इसने जो यंत्र बनाया, जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, वह पुंगी से बिल्कुल अलग था जी। वह यंत्र जो थी ना, वह पुंगी से बिल्कुल अलग थी, इसलिए अब एक नए नाम देने की आवश्यकता पड़ी। तो भाई इस नए वाद्य यंत्र को कौन सा नाम दिया जाए? तो एज द स्टोरी गो, जैसे ये कहानी बढ़ती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चेम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय एन आई, चूँकि यह जो नया इंस्ट्रूमेंट था, ये पहली बार, है ना, शाह समझ रहे हैं ना, औरंगजेब के दरबार में पहली बार एक नाई के द्वारा बजाया गया था, तो शाह से बन गया सह, और नाई का ले लिया आपने नाई, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया सहनाई। चूँकि पहली बार यह जो इंस्ट्रूमेंट थी ना, यह शाह के चैम्बर में, उनके कक्ष में एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया सह जोड़ नाई बराबर सहनाई। जी बच्चों, आगे देखिए, द साउंड ऑफ सहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। बच्चों, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। अब क्या हुआ कि अब इसका नाम पड़ गया, पुंगी नाम समाप्त हो गया, नया इंस्ट्रूमेंट आ गया, इसका नाम पड़ गया सहनाई। द साउंड ऑफ सहनाई, सहनाई की जो आवाज़ थी, बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, अब इसको शुभ माने जाना लगा। जी बच्चों, अब लोग इसकी आवाज़ को, सहनाई की आवाज़ को शुभ मानने लगे। जी, पहले कर्कश थी पुंगी, अब सहनाई की आवाज़ शुभ हो गई, सॉफ्ट हो गई, मेलोडियस हो गई, ऑस्पिशियस हो गई। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यही कारण है कि इट इज स्टिल, यानी सहनाई को अभी भी बजाया जाता है। स्टिल का मतलब अभी भी, प्लेड मतलब बजाया जाता है, इन टेम्पल्स, और यही कारण है कि सहनाई को अभी भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बच्चों अभिन्न। जी, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अभिन्न, और कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ, यानी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण है कि उत्तर भारतीय विवाह समारोह का ये सहनाई जो है ना, ये इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है, यानी एक अभिन्न हिस्सा है। मतलब बिना सहनाई के शादी नहीं होती है। जी, हमारे यहाँ भी, हमारे गाँव में भी जब भी शादी होती है तो फिर सहनाई का वादन जरूर होता है ना। सहनाई भले कैसेट ऑडियो ही बजे, लेकिन लोग जरूर बजाते हैं। इन द पास्ट, लेकिन प्राचीन काल में, पुराने समय में, द सहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, नौबत कहिए जिसको हम लोग ट्रेडिशनल एंसेम्बल कहते हैं, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, यानी राज दरबारों में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स, जो 9 वाद्य यंत्र होते थे ना, उसी में एक कौन थी बच्चों? सहनाई थी, जिसको नौबत भी कहते हैं। नौबत का मतलब 9 होता है, तो शाही दरबार में, राज दरबार में जो 9 वाद्य यंत्र होते थे, उसी का हिस्सा हुआ करती थी कौन? सहनाई, है ना, पुराने समय में।
टिल रिसेंटली यानी हाल तक, जी टिल रिसेंटली का मतलब होता है हाल तक, इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, हाल के समय तक भी पुंगी का वादन यानी शहनाई वाज यूज्ड, शहनाई का इस्तेमाल होता था ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, केवल मंदिरों में और वैवाहिक समारोहों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो वह वाद्य यंत्र जो केवल मंदिरों में बजती थी, वह वाद्य यंत्र जो केवल वैवाहिक समारोह में बजती थी, क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो क्रेडिट है ना, जो क्रेडिट है वह गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वह किसको जाता है बच्चों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। यानी मंदिरों में बजने वाले वाद्य यंत्र को, विवाहों में बजने वाले वाद्य यंत्र को मंच पे लाने का जो क्रेडिट है ना बच्चों, वह किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ये श्रेय जो है या उपलब्धि जो है बिस्मिल्लाह खां को जाती है। यहीं मंदिरों से और वैवाहिक समारोहों से निकाल करके इसको स्टेज पर लेकर के आए। अब आइए चलते हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में। लिखा कि एज अ 5 ईयर ओल्ड बॉय, यानी एक 5 वर्ष के बच्चे के रूप में। जी बच्चों, इनकी आयु सिर्फ 5 साल की है। बिस्मिल्लाह प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के बगल में ये गिल्ली डंडा खेलते थे। हम भी खेलते थे बच्चों बचपन में, आप भी खेले होंगे। यदि आप बिहार के होंगे तो आप भी खेले होंगे। तो लिखा कि 5 वर्षीय बालक के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक तालाब के बगल में गिल्ली डंडा खेलते थे। इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार, बिहार में डुमरांव एक स्टेट है, एक बच्चों क्या कहें रियासत है। तो उसी रियासत के बगल में एक पॉन्ड था, एक तालाब था, और उसी तालाब के बगल में ये गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बालाजी टेम्पल, नियर बाई का मतलब होता है नज़दीक के, यानी ये रेगुलरली नियमित रूप से नज़दीक के बालाजी मंदिर में जाते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां, बिहारी जी मंदिर। ये नियमित रूप से रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। भोजपुरी में चैत के महीने में चैता गाया जाता है, तो उसी चैता को गाने के लिए ये रोज नज़दीक के बिहारी जी मंदिर जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, और जब चैता समाप्त होता था, ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और जब बच्चों जब चैता समाप्त होता था तो चैता गाने के बदले इनको एक बड़ा लड्डू मिलता था, 1.25 किलो का लड्डू मिलता था। ये प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, जो डुमरांव के महाराज थे ना, जो स्थानीय महाराज थे, महाराज के द्वारा चैता गाने वाले लोगों को 1.25 किलो का लड्डू प्राइज के रूप में, पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी 5 वर्षीय बच्चे के रूप में ही चैता देखते थे, सुनते थे और गाते थे, और 1.25 किलो का लड्डू ये भी क्या करते थे? जीतते थे। इसका मतलब है कि म्यूजिशियन के परिवार से थे और बहुत कम उम्र में इन्होंने भी म्यूजिक को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, यह जो घटना है 80 साल पहले की है, जब ये गिल्ली डंडा खेलते थे। यह जो घटना है, दिस हैपेंड, यह होता था 80 ईयर्स अगो, 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार, और उसके बाद से छोटा लड़का जो है ना बिस्मिल्लाह खां, हैज ट्रेवल्ड फार, इसने बहुत दूरी तय की है। ट्रेवल का मतलब दूरी तय करना, बहुत दूरी तय की। टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए इस छोटे लड़के ने इन 80 सालों में बहुत लंबी दूरी क्या की है? तय की। चैता गाने वाला, गिल्ली डंडा खेलने वाला, 1.25 किलो का लड्डू जीतने वाला लड़का, इसने बहुत लंबी दूरी तय की है वहां से भारत रत्न जीतने तक। अब आइए नंबर 4 पैरा देखते हैं। लिखा बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, यानी 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, ये बिहार के थे बच्चों, गर्व की बात है। यानी बिहार के एक जाने माने प्रख्यात एक ऐसे परिवार जो म्यूजिशियंस का परिवार था, उसी परिवार में 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। हिज ग्रैंड फादर, बच्चों इनके बाबा दादा जिनका नाम था रसूल बख्श खां, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी भोजपुर के महाराज के दरबार में इनके दादाजी जो थे रसूल बख्श खां, वह शहनाई नवाज थे। यानी वे भी शहनाई का वादन करते थे, वो भी शहनाई बजाते थे। यानी बिस्मिल्लाह के दादाजी रसूल बख्श खां भी भोजपुर महाराज के दरबार में शहनाई बजाते थे।
हिज फादर पैगंबर बख्श, और इनके पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर ऑल्सो शहनाई प्लेयर्स। और पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब होता है पिताजी के साइड का, यानी इनके पिताजी पैगंबर बख्श भी शहनाई बजाते थे, इनके दादाजी रसूल बख्श भी शहनाई बजाते थे, और इनके पिताजी के जो अन्य पूर्वज थे वो भी अलग अलग जगहों पे शहनाई बजाते थे बच्चों। ये देख लीजिए पुंगी है और ये शहनाई है। अब नंबर 5 पैरा देखते हैं बच्चों। लिखे द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस युवा लड़के ने, इस कम उम्र के लड़के ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में ही संगीत को, म्यूजिक टुक टू यानी क्या कर लिया, अपना लिया। एट द एज ऑफ 3, 3 वर्ष की आयु में, गौर कीजिएगा, एट द एज ऑफ 3, 3 वर्ष की आयु में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स होम इन बनारस। 3 वर्ष की आयु में जब इनकी माँ टुक हिम टू, इनको ले करके गई इनके मामा के घर बनारस में ले करके गई, जिसको वाराणसी भी कहते हैं। 3 साल की आयु में इनकी माँ इनको मामा के घर बनारस लेके गई। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड यानी बिस्मिल्लाह आकर्षित थे, अट्रैक्टेड थे। वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। इनके जो मामा थे ना, इनके जो मामा थे वे शहनाई बजाते थे, प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे, और बिस्मिल्लाह उसको क्या करते, अपने मामा को शहनाई बजाते हुए देखते थे, और उसी उम्र में ये भी फैसिनेटेड हो गए, ये भी शहनाई के प्रति ये भी क्या हो गए बच्चों, आकर्षित हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड ए कंपनी। ए कंपनी का मतलब होता है साथ जाना। Soon Bismillah started accompanying his uncle अली बख्श to the विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। और शीघ्र ही ये अपने मामा जिनका नाम था अली बख्श, ये अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु टेम्पल जाने लगे। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड, जहाँ पे इनके मामा को एम्प्लॉय नौकरी पे रखा गया था, टू प्ले द शहनाई। जी बच्चों, बनारस के विष्णु टेम्पल में इनके मामा जिनका नाम था अली बख्श शहनाई बजाने के लिए नौकरी पे रखा गया था, और उसी विष्णु टेम्पल में ये अपने मामा के साथ रोज जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स। और बच्चों, उसी मंदिर में अली बख्श उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के मामा शहनाई बजाते थे, एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट, और बिस्मिल्लाह वहीं बैठे रहते थे, कैप्टिवेटेड यानी मोहित होकर के, फॉर आवर्स, और घंटों वहीं पे बैठे रहते थे, और मामा को बांसुरी बजाते हुए देखते थे, और बांसुरी के राग को, धुन को, संगीत को सुन करके ये उसी में डूबे रहते थे, मोहित रहते थे, घंटों ये क्रिया चलती रहती थी। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। ये भी धीरे धीरे अपने मामा से इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने लगे। जी बच्चों, गेटिंग लेसन्स मैंने सीखने लगे, क्या बजाना, बांसुरी, सॉरी वो शहनाई बजाना, ये भी अपने मामा से सीखने लगे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर सुबह से शाम तक ये बांसुरी, सॉरी ये शहनाई बजाने का अभ्यास करना शुरू कर दिए। अपने मामा से, अली बख्श से बांसुरी, सॉरी शहनाई बजाना इन्होंने सीखना शुरू किया, और थ्रू आउट द डे यानी सुबह से लेकर शाम तक ये शहनाई ही बजाते थे, शहनाई बजाने का अभ्यास करते थे। फॉर ईयर्स टू कम, आने वाले वर्षों में, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा। बैंक्स ऑफ द गंगा मतलब गंगा नदी के घाट, यानी आने वाले वर्षों में बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी के घाट बनारस में बिकेम यानी बन गए द यंग अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है सीखने वाला, लर्नर। फेवरेट हॉन्ट्स, फेवरेट का मतलब होता है प्रिय, और हॉन्ट्स का मतलब वो स्थान जहाँ कोई व्यक्ति बार बार आता है और जाता है। यानी आने वाले वर्षों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा के घाट इस लड़के के लिए, इस शहनाई वादन सीखने वाले बच्चे का वो फेवरेट यानी पसंदीदा स्थान बन गया। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। इन सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले में, जहाँ यह लड़का अकेले में शहनाई बजाने का अभ्यास कर सके। यानी आने वाले वर्षों में यह जो लड़का था, कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बालाजी के मंदिर जाते थे, मंगला मैया के मंदिर जाते थे, गंगा नदी के घाट पे जाते थे, और वहीं पे अकेले में शांति में बैठ करके, शांति से बैठ करके ये घंटों शहनाई बजाने का अभ्यास करते थे।
द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का बहता पानी। जी बच्चों, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का बहता पानी इंस्पायर्ड हिम, यानी इस बच्चे को प्रेरित करता था टू इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज का मतलब होता है सुधार करना, एंड इन्वेंट राग, यानी शहनाई की आवाज़ को और इम्प्रूव करें, उसके जो मेलोडियस साउंड था उसको और इम्प्रूव करना, मतलब और उसको सुधार करना और नए नए राग बनाना। दैट वेयर अर्लियर, जो पहले कंसीडर्ड माना जाता था टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिसको पहले शहनाई के दायरे से बाहर माना जाता था, वैसे वैसे राग को यानी बनाने, इन्वेंट करना इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। मेरे कहने का मतलब है कि द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का बहता पानी इंस्पायर्ड हिम, इनको प्रेरित करता था टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट, कि ऐसे ऐसे राग बना बिस्मिल्लाह, ऐसे ऐसे राग बना बिस्मिल्लाह, जिस राग को पहले शहनाई के दायरे से बाहर माना जाता था, वैसा वैसा राग बिस्मिल्लाह ने बनाया। और इसके लिए प्रेरणा कहाँ से पाई? गंगा के बहते हुए पानी से। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसकी एक अगली वीडियो बनेगी, उस वीडियो में चैप्टर पूरा हो जाएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।